हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक आम सी लड़की की जो कि अनाथ थी और पैसे के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकती थी, लेकिन वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती कि बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली है और वो प्रिंसेस की तरह लाइफ जिएगी। ड्रामा के स्टार्ट में हम अपनी फीमेल लीड श्याओ को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में इंटर करते हुए लिफ्ट की तरफ भागती है और जैसे ही लिफ्ट में इंटर करती है तो सामने एक शख्स को देखते हुए सोचती है कि ये कौन, लेकिन फिर उसको इग्नोर करते हुए फोन पर बात करने लगती है और उसका फोन भी स्पीकर पर ही था। और साथ में ही खड़े हम अपने मेन लीड जाओ को भी देखते हैं जो कि उसकी सारी बातें ही सुनता है। श्याओ की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा बॉस तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, तुम उसके साथ क्यों काम कर रही हो। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है, अरे पैसों के लिए 2000 युआन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है और तुम जानती हो ना कि पैसे मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम उसके हुलिये को देखते हैं जिसने एक कैट कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सर्कस से पार्ट टाइम जॉब करके आ रही हो। अब लिफ्ट में खड़े खड़े ही वो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने लगती है और अपनी टेल उतारते हुए वो जाओ को पकड़ाते हुए कहती है कि प्लीज कुछ देर के लिए इसे पकड़ ले, और जाओ पकड़ भी लेता है। साथ में वो अपनी फ्रेंड से बात भी करती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरा क्लाइंट जितना भी बदतमीज मुंह फट क्यों ना हो और मुझे उस पर कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकती और मुझे स्माइल के साथ ही उनको डील करना पड़ता है ताकि मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए। कुछ ही देर में वो अपने मतलूबा फ्लोर पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बॉस पहले से ही खड़ा था और अपने बॉस को देखते हुए वो बोलती है, सर आप यहाँ पर, और जल्दी से आगे बढ़ती है। लेकिन उसका बॉस उसे इग्नोर करते हुए जाओ की तरफ जाते हुए बोलता है, सर आप आ गए। ये देखते हुए उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह जाती है और वो बोलती है, क्या ये है हमारा न्यू क्लाइंट। उसका बॉस कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिफ्ट के पास तुम्हें रिसीव करने के लिए आऊंगा। और श्याओ जाओ को देखते हुए सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जाओ उसकी टेल उसे वापस करते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है और श्याओ का बॉस बोलता है कि जल्दी से तुम भी ऑफिस में आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर श्याओ तो अभी तक खड़ी ही थी और उसका बॉस उसकी तारीफें ही किए जा रहा था और जाओ से बोलता है कि ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और ये क्लाइंट की कभी भी झूठी तारीफ नहीं करती और पैसों के लिए तो कभी भी काम नहीं करती। ये बात सुनते हुए जाओ तंजिया नजरों से श्याओ की तरफ देखता है और श्याओ एक फेक स्माइल देती है, इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। अब जाओ तो उसकी सारी बातें ही सुन चुका है, इसीलिए वो उसके बॉस से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये कहते हुए उठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में श्याओ भी एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहीं पर वो जाओ को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखती है और सोचती है कि ये जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी और कहती है कि तुमने मेरे साथ डील नहीं की ना, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और उसके पास जाकर बोलती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी का क्या होगा, और ये सारी बातें करने लगती है। तो वो लड़की बोलती है कि आखिर ये कौन है। तो श्याओ उसके बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बोलती है कि मैं तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब वो लड़की गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। तो जाओ बोलता है कि क्या ये इंटरेस्टिंग था। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है कि बिल्कुल, तुमने मेरे साथ डील नहीं की ना, तुमने मेरा लॉस करवाया तो मैं तुम्हारा लॉस करवाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसकी बात सुनकर जाओ बोलता है, ओ तो ये बात है, तो तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरी फैमिली ने प्रेशराइज करके मुझे यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट पर भेजा था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस लड़की को कैसे मना करूँ। थैंक्स टू यू कि तुमने इसे यहाँ से भगा दिया और मेरी मदद कर दी। उसकी बात सुनकर श्याओ तो बिल्कुल ही शॉक रह जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसकी हेल्प कर दी जबकि मैं तो उसका बुरा करना चाहती थी। तो जाओ बोलता है कि क्या ये 2000 युआन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलती है, मेरी जिंदगी के हर 2000 युआन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाओ कहता है, ठीक है मेरे साथ एक डील करो तो मैं तुम्हें सैलरी पर रख लूंगा। और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा मेरी फैमिली के सामने, ताकि मेरी फैमिली मुझे फिर से किसी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए प्रेशराइज ना करे। श्याओ इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती है, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि वो उसे मंथ की 50,000 युआन सैलरी देगा तो वो फौरन से मान जाती है। अब जाओ बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन पैसों के लिए वो ये भी करती है। जाओ के घर जाने पर वो उसके सारे रूल्स को सुनती है और कुछ चीजों पर मना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो जाओ के सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी और सोचती है कि ये जॉब मुझे इतनी ज्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन पैसों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं ये कर सकती हूँ। और जाओ से सारी डीलिंग करते हुए वो अपने घर से निकलती है और फिर रोड पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है और उसकी वो फ्रेंड सू उसको बुली करते हुए कहने लगी थी कि क्या अभी भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड एक CEO है। सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्लास रियूनियन
पार्टी पर उसे जरूर लेकर आना, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ जाओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके सारे काम खुद ही करती है, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, पागल हो गई हो क्या तुम। श्याओ एक बनावटी स्माइल देती है, जिस पर वो बोलता है कि चुपचाप बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। अब श्याओ बताती है कि उसे प्रिटेंड करना होगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है सिर्फ एक दिन के लिए। ये बात सुनते हुए जाओ बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने सैलरी दी है श्याओ को, ना कि सैलरी श्याओ दे रही है उसको, इसीलिए श्याओ उसे किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद ना रखे। ये कहकर जाओ वहाँ से उठकर चला जाता है और मजबूरन श्याओ को अकेले ही उस रियूनियन पार्टी में जाना पड़ता है, जहाँ पर सब उसके क्लास फेलोज कपल में ही आए हुए थे। उन सारे कपल्स को देखकर श्याओ चुप करके बैठ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और तभी सू बोलती है कि हाँ बताओ कहाँ पर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो वो झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे काफी ज्यादा काम था, इसीलिए मैंने उसे तंग ही नहीं किया। तो सू कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम उसे कॉल कर लो। और श्याओ की फ्रेंड न्यान बोलती है कि हाँ उसे कॉल कर लो, हम उसे देख लेंगे। मजबूरी में श्याओ को कॉल करनी पड़ती है और वीडियो कॉल करते हुए वो बोलती है कि डार्लिंग कैसे हो तुम। इस पर जाओ बोलता है कि मैंने कहा था मुझे तंग मत करना, तुम पागल हो गई हो क्या। सू जैसे ही ये बात सुनती है तो हंसते हुए बोलती है मैंने कहा था ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इसको पसंद कर ले, ये अनाथ है, इसके पास तो पेरेंट्स भी नहीं है, तो और कौन इसको अपने पास रखना पसंद करेगा। ये सारी बातें जाओ सुनता है और सोच में पड़ जाता है कि ये उसने क्या कर दिया। कॉल बंद करने के बाद श्याओ सोचने लगती है कि जाओ सिर्फ एक दिन के लिए अगर तुम मेरी इज्जत रख लेते और मेरी बात मान लेते तो क्या चला जाता तुम्हारा। लेकिन कुछ ही देर में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स और कुछ सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स लेकर आ जाता है और उसे देखते हुए श्याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुम यहाँ पर। जाओ बताता है कि मैं पास ही मीटिंग में था, जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और फिर वो अपने सर्वेंट्स को सबको गिफ्ट देने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही सू वो गिफ्ट पकड़ने वाली होती है तो वो बोलता है कि तुम इसको डिजर्व नहीं करती, इसलिए तुम ये नहीं ले सकती हो। सबको वो सारे गिफ्ट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो जाओ की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं और श्याओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि अभी तक उसने जाओ का हाथ पकड़ा हुआ है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से वो पीछे हट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग श्याओ अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो अपनी कोलीग से टकरा गई थी और उसकी कोलीग उससे बदतमीजी करते हुए लिफ्ट में इंटर कर जाती है और एक इंटर्नी को भी लिफ्ट में इंटर करने से मना कर देती है, जिस पर श्याओ बोलती है कि यहाँ पर सबको हक है इस लिफ्ट को यूज करने का और तुम हमसे हमारे राइट्स छीन नहीं सकती हो। ये कहते हुए मैंग को भी लिफ्ट में इंटर करके वो ऊपर चली जाती है, जहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं शी पर कि तुम लेट आई हो और उसकी थोड़ी सी सैलरी भी डिडक्ट कर देते हैं, जिस पर वो बोलती है कि इसको देखें ये भी तो लेट है। अब ये बात सुनते हुए श्याओ बोलती है सर मैं लेट नहीं हूँ, मैं तो कब की आ गई थी, प्रिंटर खराब है, मैं तो प्रिंट करवाने के लिए गई थी, ये देखे मेरे हाथ में फाइल। बॉस उनको गुड जॉब बोलते हुए वहाँ से चला गया था और शी भी उनसे जेलस होते हुए अपना काम करने बैठ जाती है और वो दोनों भी काम में लग गए थे। अपना काम खत्म करने के बाद श्याओ मैंग के पास आते हुए बोलती है कि आज ऑफिस में तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी और उसे लेकर रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर उसे खाने में मिर्ची काफी ज्यादा लगी थी और मैंग उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाने ही वाला था कि वो बोलती है अरे नहीं उसके पैसे ज्यादा हैं और मैंग बोलता है तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और खाना खाने के बाद वो बाहर निकलते हैं तो वो खुश होकर बताने लगती है कि देखो मैंने कितने सस्ते फ्रूट्स ले लिए। इतने में वो एक फिश शॉप के पास से गुजरते हैं और मैंग एक मछली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये किस तरह की मछली है। शॉपकीपर जैसे ही उसके हाथ के इशारे को देखता है तो जल्दी से वो मछली कट करके उसको पकड़ा देता है और श्याओ को जब तक समझ आती है और वो उसका हाथ नीचे की तरफ करती है सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो शॉपकीपर बोलता है कि मुझे 9 युआन दे दो। ये बात सुनते हुए श्याओ कहती है कि इसकी सैलरी तो 8 युआन है, ये तुम्हें 9 युआन कैसे दे। लेकिन वो शॉपकीपर वहाँ पर गुंडे बुलवा लेता है तो वो बोलती है कि इसका मसला है ये खुद ही सॉल्व करेगा, मेरा तो इसे कोई लेना देना नहीं। और ये कहते हुए वहाँ से वो भागने लगती है। मैंग को लगता है कि मुश्किल में वो लड़की उसे अकेला छोड़ के भाग गई, लेकिन श्याओ अपनी स्कूटी लेकर आती है और उसे बैठने को बोलती है और स्कूटी पर बैठकर वो दोनों ही भाग गए थे और शॉपकीपर के वो गुंडे भी उनका पीछा करते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम उन दोनों को शॉप के सामने बैठा हुआ देखते हैं और वो गुंडे पैसे लेकर वहाँ से जा चुके थे और मैंग बोलता है कि तुम पागल हो, इस तरह की स्कूटी का मुकाबला तो कोई भी कर ले। तो श्याओ बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है मेरी गलती है, मैं इसकी बैटरी चेंज नहीं करवा पाई, मेरे पास इस वक्त इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो तभी वो बोलता है कि बात सुनो, तुम्हारे पास तो लोशन के भी पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है लोशन यूज करते हुए, ऊपर से तुमने इस मछली के पैसे भी दे दिए, वो मैं खुद पे कर देता, कोई बात नहीं, तुम उन पैसों को बचाकर अपने लिए लोशन ले लो। तो वो बोलती है कि मैंने कहा कि मैं गुजारा कर लूंगी और सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम एक इंटर्नी हो और तुम्हारी पे मुझसे भी ज्यादा कम है। अब मैंग श्याओ के साथ रहते हुए उसकी सारी एडवाइस को फॉलो करता है और
किसी के भी दबाव में नहीं आता और उसके एटीट्यूड को देखकर सब लोग ही हैरान थे कि ऐसे क्या हो गया। लेकिन श्याओ सबसे ज्यादा हैरान तब होती है जब उसका बॉस बोलता है कि मैंग को अब से तुम ही संभालोगी और सब कुछ तुम ही सिखाओगी। मैंग श्याओ को हर जगह पर नोटिस करता है, जब हर गुजरते दिन के साथ वो हर क्लाइंट को डील करती है, उनकी मिन्नतें करती है, उनकी खुशामद करती है, झूठी तारीफें करती है और उनकी हर बात को बर्दाश्त करती है। लेकिन मैंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो सोचता है कि आखिर श्याओ ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होगी। और एक क्लाइंट से डील करते हुए तो मैंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे बदतमीजी कर देता है। ये देखते हुए श्याओ उस क्लाइंट से कहती है कि इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन वो क्लाइंट वहाँ से चला गया था। तो मैंग बोलता है कि पैसों के लिए क्या तुम कुछ भी करोगे, बस कर दो। तो श्याओ कहती है कि ये पैसे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फिर अपने कोलीग्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उन्हें भी इन पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे और तुम्हारी एक लाइन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें सुनते हुए मैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही श्याओ के पास आकर उसे एक फाइल पकड़ाता है तो वो बोलती है ये क्या, और जैसे ही उस फाइल को खोलकर देखती है तो वो शॉक रह गई थी, क्योंकि उस फाइल पर मिस्टर वैंग के सिग्नेचर्स थे, यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उनके साथ डील पक्की कर ली। वो मैंग से बोलती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो मैंग एक फ्लैशबैक को याद करता है कि सुबह सुबह ही कैसे उसने मिस्टर वैंग का पीछा किया और मिस्टर वैंग से बोला कि वो उनकी बेटी का होमवर्क फ्री में ही करेगा और हर काम वो फ्री में करने के लिए रेडी है, लेकिन प्लीज वो डील कर ले उनके साथ। मैंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हूँ और कभी कभी गलत हरकतें कर जाता हूँ, लेकिन मेरी टीम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। और ये बात सुनते हुए वैंग के फेस पर स्माइल आ गई थी और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मैंग श्याओ को बोलता है कि तुमने मुझे डांटा तो उसके बाद ही मेरी आंखें खुल गई और मैं एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो सिर्फ इसी टेंशन में कि तुम्हें ये डील नहीं मिली और तुम्हारी स्किन की देखो क्या हालत हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉस्मेटिक्स भी लेकर आया हूँ। ये देखते हुए श्याओ हंसने लगती है और फिर मैंग से कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। शाम में श्याओ घर जाती है और साथ में कुछ टॉयज भी लेकर जाती है, जिस पर ज़ाओ बोलता है कि ये क्या। तो वो उसे बताने लगी थी कि आज तुम्हारी मदर तुम्हारा छोटा भाई आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए ये लेकर आ गई ताकि मैं उनको जल्दी पसंद आ सकूं। लेकिन इतने में मैंग सामने आता है, जिसको देखकर वो शॉक रह गई थी और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और ज़ाओ बताने लगा था कि ये है मेरा छोटा भाई मैंग। ये बात सुनते हुए तो श्याओ बिल्कुल ही शॉक रह गई थी और मैंग बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम होगी मेरे भाई की गर्लफ्रेंड, जो कि ऑफिस में मेरी हेड है। इसके बाद वो सभी काउच पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन मैंग तो उसे घूरे ही जा रहा था। और ज़ो की मदर जैसे ही श्याओ की तारीफें करती है तो मैंग बीच में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देता है कि जिसकी वजह से श्याओ कंफ्यूज फील करने लगती है। पर ज़ो की मदर उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे बात करते हैं। अब मैंग बोलने लगा था कि आप सबको पता है कि इसने ऑफिस में आज मेरी इंसल्ट की, जिस पर श्याओ फ्लैशबैक को याद करती है कि वो छोटा सा पौधा उसके पास लेकर जाता है जिस पर फूल भी लगे हुए थे और बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बात सुनते हुए श्याओ उसे डांटती है और जाकर चेयर पर बैठ गई थी। तो वो बोलता है कि ये क्या बात हुई भला, अगर तुम्हें रिफ्यूज ही करना था तो ऐसे ही रिफ्यूज कर देती, इसमें मुझे डांटने की क्या जरूरत थी। और फिर कुछ देर में वो सभी डिनर करने के लिए बैठ गए थे और वहीं पर ज़ो की आंट भी मौजूद होती है, जो कि बोलने लगी थी कि ये लड़की कैसी है, मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा, क्या इसको घर के सारे काम आते हैं। इतने में श्याओ वहाँ पर एक और डिश लाकर रखती है और खाने के लिए बैठ गई थी। तो उसकी आंट बोलती है कि बेटा इसके बाद सारे बर्तन भी धो देना। अब जो कि अपनी आंट को कब से ही चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, वो उनसे बोलता है कि आप बस कर दें, अगर आप चुप ना की तो फिर अपने नेफ्यू के लिए जॉब खुद ही ढूंढ लीजिएगा। तो उसकी आंट कहती है कि ये क्या बात हुई, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसको जॉब ढूंढ कर दोगे। ज़ो रिप्लाई करता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए मेरी वाइफ को, क्योंकि आपकी हरकतों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप मुझे या फिर मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करती हैं। अगर करती होती तो मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिहेव ना करती। जो मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा मैं समझूंगा कि वो मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं करता और मैं उसका कोई भी काम नहीं करने वाला। ज़ो की बात सुनते हुए श्याओ के फेस पर स्माइल आ जाती है और आंट बोलती है कि अरे बेटा मैं तो मजाक ही कर रही थी, श्याओ तुम दिल पर मत लेना।
तो शाओ कहती है कि ठीक है आंटी, मैं जानती हूँ, मैं दिल पर नहीं लूंगी इस बात को। और मैंग बोलता है फिर बर्तन कौन धोएगा? तो आंट बोलती है अरे मैं किस लिए हूँ, मैं धो दूंगी बर्तन। और फिर खुद ही हंसने लगती है और उनके ऐसे बात करने से सबके फेस पर स्माइल आ गई थी। नेक्स्ट डे शाओ बैठे खा ही रही होती है कि तभी जाओ वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर ऐसे ही खाती रहोगी तो तुम अपना वेट कैसे लूज करोगी? ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि मुझे वेट लूज करने की कोई जरूरत है भी नहीं, इसीलिए अपने सारे आइडियाज अपने पास रखो। तो जो बोलता है कि मेरे साथ एक मीटिंग में चलो, अगर वो डील कंफर्म हो गई तो मैं तुम्हें 8 डिशेस खिलाऊंगा। ये बात सुनते हुए वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी चलो। और वो मिस्टर लियू से मिलने उसके घर पर जाती है, लेकिन मिस्टर लियू की वाइफ उससे फाइट कर रही होती है और उसको पीटते हुए बोलती है कि तुम्हारा जरूर तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, वरना तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे था और तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। मिस्टर लियू को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और जो और शाओ वहाँ पर खड़े वो सब कुछ देख रहे थे। जिसके बाद वो मिस्टर लियू से बैठकर बात करते हैं तो मिस्टर लियू बोलते हैं कि मैं इस वक्त कोई भी डील करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, तुम देख नहीं रहे मेरे घर की हालत कैसी है, मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई डील कर सकता हूँ। तो तभी शाओ बोलती है कि मिस्टर लियू मुझे एक बात बताएं कि आपको रात को नींद नहीं आती? और उसके बाद वो मिस्टर लियू की वाइफ से भी कुछ बातें पूछने लगी थी और वो दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि आपको ये सारी बातें कैसे पता? शाओ उन दोनों को सॉल्यूशंस बताते हुए बोलती है कि आप दोनों को एक दूसरे से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर मिस्टर लियू की वाइफ को कुछ प्रोडक्ट्स देते हुए बोलती है कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप जितना अपना ज्यादा ख्याल रखेंगी आपका हस्बैंड आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और फिर आपको कभी भी ये डर नहीं लगा रहेगा कि वो आपको चीट कर रहा है या आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी सकता है। ये सब देखते हुए मिस्टर लियू की वाइफ काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उनको खुश होता देखकर मिस्टर लियू को भी सुकून का सांस आता है। और शाओ जो की तरफ देखते हुए आंख मारती है तो वो भी हंसने लगा था। जिसके बाद वो दोनों ही मिस्टर लियू के घर से बाहर आते हैं और जो शाओ से बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो वो बताने लगी थी कि मैं साइंस पर बिलीव करती हूँ और लोगों के बॉडी साइंस से मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, वो भी इजीली। मैंने उनके घर के टेबल पर देखी थी वो मेडिसिन जो कि इंसोम्निया में यूज की जाती हैं, यानी कि वो रात को सो नहीं पाते और इसीलिए मेडिसिन ले रहे थे। घर की चीजों को देखते हुए और सारी चीजों को समझते हुए मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गई थी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और इसीलिए मैंने उनको इसका सॉल्यूशन दे दिया। जाओ जैसे ही उसकी बातें सुनता है तो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो ग्रेट हो, सारे टाइम पे तुम सिर्फ चीजों को गेस करके ही चीजें बोल रही थी और तुम्हारा सारा तुक्का सही लग गया। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई बहुत बड़ी आलिम हूँ या मेरे पास कोई सुपर पावर्स हैं कि मुझे हर बात के बारे में पता चल जाएगा? लेकिन इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए और एक बात मैंने हमेशा सीखी है कि हमारा प्रोजेक्ट हमेशा कस्टमर के मूड पर डिपेंड करता है। आपके अंदर जितनी ज्यादा एबिलिटीज होंगी नॉनसेंस बातें करने की, उतने ज्यादा आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फ्लो में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन अपने साथ जैसे ही वो जो को देखती है तो वो उसके साथ नहीं था और पीछे मुड़कर जो को देखती है जो कि पीछे खड़ा ही उसे देख रहा था। भागते हुए अब वो जो के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर ली हो तो जो उसे बोलने लगा था कि तुमने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए फिक्र मत करो, मुझे गुस्सा नहीं आया। और हाँ, कभी कभी बकवास करना ठीक होता है। और अब जैसे मैंने वादा किया था, चलो तुम्हें ट्रीट देने चलते हैं। वैसे भी मुझे ये प्रोजेक्ट तो मिल ही गया है, इसके साथ मैं तुम्हें बोनस भी दूंगा। ये बात सुनते हुए शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जो। और फिर वो अपने खाने का मेन्यू बताते हुए उसे साथ चलने को बोलती है और जो भी उसके सारे बचपने में उसका साथ देने लगा था। अब वो घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन मैंग भी उनके साथ मौजूद होता है जो कि जाओ को बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं भाई, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये प्रिटेंड कर रही है आपकी गर्लफ्रेंड बनने का, इसीलिए मेरे सामने ये सारा ड्रामा मत करें। और आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको इसे ट्रीट कैसे करना है, आप तो है भी बहुत ज्यादा बोरिंग, तो आपके साथ ये बोर हो जाएगी, लेकिन मैं इसके लिए एंटरटेनमेंट हमेशा रखूंगा। हमारी कंपनी के 8 टीम लीडर्स हैं जिसमें से इकलौती ये वुमेन है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ये बात सुनते हुए जो बोलता है कि ज्यादा बातें मत करो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसको कैसे ट्रीट करना है और ये कैसे खुश रहेगी, उल्टा ये तुम्हारे साथ बोर हो जाएगी, चलो अब निकलो यहाँ से। ये कहते हुए जो उसे धक्का देता है, लेकिन तभी जो को उसके क्लाइंट की कॉल आती है तो मैंग बोलता है कि क्या आप इसके लिए अपने क्लाइंट को छोड़ देंगे, आपको ये कॉल तो पिक करनी ही होगी। और जो कॉल पिक करते हुए वहाँ से चला जाता है तो मैंग शाओ से बोलता है कि देखा ये कितने ज्यादा बोरिंग है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो और मेरे बारे में सोच भी तो सकती हो। इस पर शाओ बोलती है कि ये सारा बचपना खत्म कर दो अब, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बेशक कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के साथ
साथ हूँ, ये बात तो तुम जानते हो ना। मैंग बोलता है कि हाँ जानता हूँ, लेकिन वो कितने ज्यादा बोरिंग है इसके बारे में तुम नहीं जानती हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो दोनों ही फ्लैशबैक को याद करते हैं कि जब जो सुबह सुबह कहवा पी रहा होता है और वो दोनों ही टी पी रहे थे और टी को पीते हुए वो अजीब अजीब सी आवाजें करते हैं, तो जो घूरते हुए उन्हें देखता है और मैंग बोलता है देखा कहा था ना कि ये कितने बोरिंग है, और फिर शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मैंग बोलता है कि तुम अब मेरे बारे में सोचो, तो इस पर वो बोलती है कि फिलहाल तो मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती हूँ, जरा देखो तो सही यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ी देर और यहाँ पर मैं रुकी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे अभी की अभी ठंडी हवा में जाना है। लेकिन इतने में लामा उसके ऊपर स्लाइवा फेंकता है, तो वो बोलती है कि ये मेरे ऊपर स्लाइवा क्यों फेंक रहा है। तो जो वहाँ पर आते हुए टिश्यू से उसका फेस साफ करते हुए बोलता है कि ये थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, इसीलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी फेस वॉश करने में। और फिर उसे गिफ्ट में कुछ कॉस्मेटिक्स देते हुए बोलता है कि जाओ इनको यूज करते हुए जाकर अपना फेस वॉश कर लो। और इसके बाद उसे आइस्ड मिल्क टी देते हुए बोलता है कि तुम्हें ये पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर कर ली, अब तुम आराम से इसको पी सकती हो। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि लेकिन अभी घर पर ही तो मैं इसे पी कर आई थी और तुम्हें तो ये पसंद भी नहीं है ना। जो बोलता है लेकिन तुम्हें तो पसंद है और जो चीज तुम्हें पसंद है वो मैं पसंद कर सकता हूँ, अब चलो मेरे साथ। ये बात सुनते हुए शाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है और हंसते हुए वो उसके पीछे जाने लगती है। मैंग बहुत ही जेलस फील करते हुए उन दोनों को साथ देखता है और फिर सोचता है कि ये मुझे जेलस फील करवा रहे हैं या सच में एक दूसरे की इतनी फिक्र करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में जाकर बैठती है और अपने फ्रेंड से बोलती है कि तुम आ गई, शुक्र है, मैंने जो जो चीजें तुम्हें बताई थी वो ले आई हो ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ बिल्कुल ले आई हूँ, और फिर उसे ज्वेलरी, बैग, ड्रेस और गाड़ी देती है ताकि वो जो के साथ अच्छे से डिनर पर जा सके। और फिर वो शाओ से बोलती है कि तुम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर ही जा रही हो, तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि मेरी सारी क्लास फेलोज और मेरी सारी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने कभी इस चीज पर गौर ही नहीं किया, लेकिन सू के चिढ़ाने पर मुझे लगता है कि मुझे इस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि शाओ का वेट कर रहा होता है और शाओ बहुत ही अच्छा रेडी होकर वहाँ पर पहुँचती है। जिसके बाद वो जो के फैमिली के साथ डिनर करने लगते हैं और जो बोलता है कि क्या तुम वाइन पी लोगी। तो वो बोलती है कि मैंने रात में इस पर बहुत ज्यादा सर्च की थी, तो जरूर मैं कोशिश तो करूंगी। अब एक क्लाइंट उसे एक वाइन का ग्लास देते हुए बोलता है कि ये लूसी वाइन है, तो वो सोचने लगती है कि ये कौन सी थी भला, मैं भूल गई। लेकिन फिर अपने सारे लेक्चर्स को याद करते हुए जो कि रात में ही उसने सुने थे वो सब कुछ बताने लगती है और जो स्माइल करता है उसकी तरफ देखकर, लेकिन वो उस वाइन का जवाब गलत देती है, जिस पर सब उस पर हंसने लगते हैं और जो की तरफ देखकर वो सोचती है कि शायद मैंने इसे एम्बैरेस फील करवा दिया। अब वो सारे क्लाइंट से शाओ से बोलते हैं कि तुम कुछ बोलो, लेकिन जैसे ही वो बोलती है तो सब उसकी बातों से ऑफेंड हो जाते हैं। जो कहता है कि इसकी बातों को दिल पर मत ले, इसने कुछ भी जानबूझकर नहीं बोला, और वो कहती है कि अपॉलॉजी के तौर पर मैं ये वाइन पी सकती हूँ। तभी एक क्लाइंट बोलता है कि एक वाइन के ग्लास से क्या होगा, तुम्हें पूरी की पूरी बोतल ही पीनी होगी। एक क्लाइंट बोलती है मुझे नहीं लगता कि जो से ये सारी ड्रिंक करने देगा। शाओ जो की तरफ देखती है जो कि अपने फोन में ही लगा हुआ था और फिर अपनी फ्रेंड की बातों को याद करती है जो कि बोल रही थी कि तुम उस सर्कल से बिलोंग नहीं करती हो, इसलिए वहाँ पर मत जाओ। तभी एक दूसरी क्लाइंट बोलती है देखा मैंने कहा था ना कि जो इसको पसंद नहीं करता है। और शाओ उदास होते हुए बोतल को उठाकर पीने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका टेस्ट उसे समझ में आता है तो बोलती है ये तो वाटर है, लेकिन ये कैसे हुआ। और हम फ्लैशबैक को देखते हैं कि जब सब बातों में लगे हुए थे और शाओ को एम्बैरेस फील करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी टाइम पर जो ने मौका देखते हुए अपनी सर्वेंट से ये सब कुछ करवा लिया। और शाओ के वो पूरी बोतल पीने पर सबको यही लगता है कि उसने वाइन की पूरी बोतल पी ली और सब उसकी तारीफें करने लगते हैं कि उसकी अच्छी कैपेसिटी है वाइन पीने में। इसके बाद जो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम लोगों ने जैसे आज बिहेव किया है मैं वो बर्दाश्त नहीं करने वाला और ना ही दोबारा किसी पार्टी में तुम लोगों के साथ आने वाला हूँ। ये कहकर वो शाओ का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर निकल जाता है और सब लोग उसे आवाजें ही देते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। बाहर जाते हुए अपने सर्वेंट से एक ड्रेस लेते हुए वो शाओ को देते हुए कहता है कि इसको चेंज कर लो, जिस पर शाओ बोलती है ये तुमने कब मंगवाया। जो बोलता है कि मैं कब से नोटिस कर रहा था कि जो ड्रेस तुमने पहन रखा है उसमें तुम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन तुमने इसीलिए पहना ताकि मैं एम्बैरेस फील न करूं, इसीलिए ही मैंने तुम्हारे लिए पार्टी के दरमियान में ही ये ड्रेस मंगवा लिया था ताकि तुम कंफर्टेबल फील कर सको। शाओ का मूड थोड़ा सा ठीक होता है, जिसके बाद वो जो को बोलती है कि क्या आज मैंने तुम्हें एम्बैरेस कर दिया। तो जो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए नहीं चाहिए, तुम अपनी चीजों को एंजॉय कर सकती हो। क्या तुम्हें भूख लगी है तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ये बात सुनते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को एक शूट पर देखते
देखते हैं जो कि प्रोडक्ट शूट थी, और जैसे ही शूट एंड होती है तो उसके पास एक लड़की शन आती है जो कि उसे बोलती है क्या मिंग भी यहाँ पर एक्टिंग कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं कि वो उस लड़की के साथ उसके घर पर जाती है जहाँ पर कुछ वेजिटेबल से बने हुए थे। शाओ उस लड़की को बोलती है कि तुम खाना स्टार्ट करो, तो शन बोलती है कि नहीं, मैं कैरेट्स नहीं खाती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। और उसकी सास बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नखरे किए जा रही हो, ये सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए चुपचाप खा लो। और उसका हस्बैंड मिंग भी बोलता है कि हाँ चुपचाप इसे खा लो। तभी शाओ जल्दी से उनको गिराते हुए बोलती है बेशक ये सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन रोज रोज कोई भी इसे नहीं खा सकता, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। और उठकर किचन की तरफ चली जाती है। शाओ के जाने के बाद शन की मदर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो चुका है, अब तक तो तुम्हें बेबी प्लान कर लेना चाहिए था। और अपनी मदर इन लॉ की बात सुनते हुए वो मिंग की तरफ देखती है और मिंग उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने खाने में ही मसरूफ रहता है जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही ना हो। ये देखते हुए वो अपनी मदर इन लॉ को आंसर करने लगती है कि हाँ हम इसके बारे में सोच रहे हैं और उनको मुतमईन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ गुस्से में आ जाती है और शन उनको समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में हमें पैसा भी चाहिए और हमारे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक बच्चे का खर्चा उठा सके। पर मदर इन लॉ तो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं होती। कुछ देर में शाओ खाना बनाकर ले आती है और उसके बाद वो आंट को बोलती है कि आप ये खाना टेस्ट करें। और जैसे ही वो खाना टेस्ट करती है तो बोलती है कि इसमें तो जिंजर है, तुम जानती हो ना कि मैं ये नहीं खाती हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है ओह आप जिंजर नहीं खाती, मैं बिल्कुल भूल ही गई। मिंग जल्दी से दूसरी डिश उनके सामने करते हुए बोलता है मम्मा आप ये खा कर देखें। और जैसे ही वो उसको टेस्ट करती है तो उसमें भी जिंजर ही था। अब शन की मदर इन लॉ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि जब तुम जानती हो कि मैं ये सब नहीं खा सकती तो फिर तुमने हर चीज में जिंजर क्यों डाला। ये बात सुनते हुए शाओ हंसते हुए बोलती है कि आप ये नहीं खा सकती क्योंकि शुरू से आपको प्रॉब्लम है और आपको जिंजर अच्छा नहीं लगता। और जब आप ये बात जानती हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ कैरेट नहीं खा सकती तो फिर आप रोज कैरेट क्यों बनाती हैं? इसलिए कि जिस चीज को आपने सफर किया वो आपकी बहू भी करे, या फिर आप सिर्फ अपने सोल को सेटिस्फाई करना चाहती है ये हरकतें करके। अब शन की मदर इन लॉ बोलती है कि शन अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है तो तुम चेंज कर सकती हो। तो शन बोलती है कि क्या चेंज करूं, ये घर या अपना हस्बैंड? मैंने बहुत कोशिश की कि आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन आप हैं कि आप मेरी सुनती ही नहीं। पता नहीं आपको मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप हमारे पास रहने के लिए आती है मेरी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। ये बात सुनते हुए मिंग बोलता है कि तुम मेरी मदर से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। तभी शन कहती है कि देख लो, या तो अपनी मदर को समझा लो या फिर हम दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें करना क्या है। और फिर वो शाओ की तरफ देखती है और शाओ उसकी तरफ देखकर स्माइल पास करती है जिसे देखकर वो थोड़ा सुकून में आ गई थी। और उसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि बोलती है कि 2 ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो उस इंसान को धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाए जिसे आपकी कदर है ही नहीं, या फिर वो इंसान जो कि आपकी कदर करे। और फिर आपके बालकनी में फ्लावर्स खिलेंगे और मेरे घर की बालकनी में फ्लावर्स खिलने वाले थे। और फिर वो जो को अपनी मदर से मिलवाती है और उसकी मदर जो से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और शाओ से बोलती है कि जाओ जल्दी से कुछ अच्छे से खाने को बना कर लाओ। तो जो उसे रोकते हुए बोलता है कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं, अभी तुम कहाँ ही खाना बनाओगी। ये बात सुनते हुए शाओ की मदर बोलती है कि तुम पहली बार हमारे घर पर आए हो और ऐसे ही बिना खाना खाए चले जाओगे। तो जो झूठ बोलते हुए बोलता है कि पास एक 5 स्टार होटल में मुझे फ्री फूड की ऑफर मिली है, हम वहाँ पर जाकर फ्री खाना खा सकते हैं। ये बात सुनकर शाओ की मदर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम वेट किस चीज का कर रहे हो, उठो जल्दी से चलो। और फिर अपनी सारी नेबर्स को भी बताने लगती है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, देखो कितना हैंडसम है ना। अब वो आने वाली हर औरत को ही दिखाने लगी थी कि देखो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है, जैसे कि उनसे ये खुशी बर्दाश्त ही ना हो रही हो। शाओ ये सब कुछ देखती है और जो उसका हाथ पकड़ता है तो तभी शाओ बोलती है कि तुमने मेरी मदर को झूठ बोला ना कि खाना फ्री है। तो जो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा कि मेरे लिए तुम किचन में घुस जाती और फिर इतनी मेहनत से खाना बनाती। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आया था तो सोचा कि बाहर जाकर ही खाना खा लेते हैं। जो की बातें सुनते हुए शाओ के फेस पर स्माइल आ जाती है। अभी वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी शाओ का कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम रिसीव हो जाता है और वो सोचती है कि मैं अपनी मदर को ये नहीं दिखा सकती हूँ और अपनी मदर से वो कॉस्ट्यूम छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर उस कॉस्ट्यूम को देख लेती है और फिर उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये तुम क्या करती फिर रही हो, मैंने तुम्हें इमोरल काम करने से मना किया था ना। और शाओ उनको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं समझती उसके काम के बारे में। तभी जो जल्दी से आगे बढ़ता है और उनको समझाने लगता है कि ये कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम है और इसमें कुछ भी इमोरल नहीं है और इससे आपके फैमिली की रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये सब देखते हुए शाओ के दिल में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे वो उसको डिफेंड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता
करता है और उसके सारे ड्रीम्स की रिस्पेक्ट भी करता है। रात में हम उन दोनों को ही गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शाओ से थैंक यू बोलते हुए कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। जो बहुत ही गौर से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हमारा 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है शाओ, 1 महीना गुजर चुका है, क्या तुम भूल गई? और ये बात सुनते हुए शाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग है, वो नाश्ता कर ही रही होती है कि जब उसकी मदर बोलती है कि जो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया, तुम उसे आज फिर से घर पर बुला लो। ये बात सुनते हुए वो बोलती है कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब शाओ की मदर जैसे ही ये बात सुनती है तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ पर चीखने लगी थी और बोलती है मैंने कहा था ना कि तुम ये सब करोगी तो कोई भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, कोई भी तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता क्योंकि सब इस काम को बुरा कहते हैं। और उसके बाद वो शाओ से बोलती है कि तुमने आंखों पर क्या लगाया है, तो शाओ बोलती है मस्कारा। इस पर उसकी मदर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने मना किया था ना कि ये सब चीजें यूज मत करना, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल भी चलना होगा चेकअप के लिए। तो तभी शाओ बोलती है कि आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना कब बंद करेंगी? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि कोई पपेट हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से यूज करती है। जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर वो रूम में बैठकर अपना काम कर रही होती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तो उसकी मदर आकर दरवाजा खोलते हुए बोलती है मैंने कहा था कि ये दरवाजा बंद मत करना। और उसके बाद उसकी चैट्स भी पढ़ने लगती है और बोलती है कि ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसकी मदर उसके रूम में आती है और उसका फोन चेक करते हुए उसे नींद से उठाते हुए बोलती है कि तुमने इतनी ज्यादा चीजें क्यों ऑर्डर की, तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है ना? ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है कि आपने मेरा फोन चेक किया? तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकती हूँ। और शाओ ने जितनी भी चीजें मंगवाई थी हर चीज का हिसाब मांगती है जो कि शाओ को देना भी पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओ बहुत ही गुस्से में आकर अपनी मदर को वो सारी चीजें दिखा देती है जो कि उनसे छुपा कर उन्होंने रखी हुई थी और अपनी मदर को बोलती है कि आपकी वजह से ही मैंने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपकी वजह से मैं घुट घुट के जी रही थी। अब आप खुश रहे यहाँ पर क्योंकि मुझे लगता है मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। और ये कहकर शाओ वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसकी मदर रोते हुए बोलती है अब तुम भी मुझसे लव नहीं करती हो, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। शाओ फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसके फादर जिंदा थे वो स्कूल से वापस आती है और सामने टेबल पर काफी ज्यादा अल्कोहल की बोतलें देखकर परेशान होते हुए अपनी मदर के पास आती है और देखती है कि उसकी मदर को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। और वो अपनी मदर से बोलती है कि डैड ने फिर से अल्कोहल पीकर नशे में आपको मारा क्या? मैं आपके साथ चलूंगी, आप उनसे डाइवोर्स ले लें और हम दोनों साथ सही से रह सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है जिनकी वजह से हमें घुट घुट के जीना पड़े। और ये बात सुनते हुए उसकी मदर उसे हक कर लेती है। लेकिन रात में जैसे ही शाओ पानी पीने के लिए बाहर निकलती है तो वो अपनी मदर की बातें सुनती है जो कि उसके डैड को सर्व करते हुए बोलती हैं कि थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद तुम नूडल्स खा लेना क्योंकि तुम भूखे हो। शाओ ने मुझे बोला कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूं लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और ये बात सुनते हुए शाओ का बहुत ज्यादा दिल दुखता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओ अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलती है कि आप हमेशा से ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और आप हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेंगी, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि अगली जिंदगी में मैं आपकी बेटी ना हूँ क्योंकि अपनी ये जिंदगी आपने खुद चूज की थी जहाँ पर रोज आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो और फिर आपने वही सब मुझ पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये कहते हुए शाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मैंग उसके पास आता है। अब मैंग बोलता है कि मुझे एक गुड न्यूज मिली है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, क्या ये बात सच है? तो शाओ से रिप्लाई करती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मैंग, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, इसमें इतनी ज्यादा हाइप देने वाली कौन सी बात है? तो मैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरे ब्रदर ने तुम्हें सैड कर दिया लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी उदास नहीं करूंगा, एक चांस देकर तो देखो। इतने में शाओ सामने से जो को किसी लड़की के साथ आते हुए देखती है और उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये कौन? तो मैंग बोलता है कि ये है शाओ, मेरी गर्लफ्रेंड। ये बात सुनते हुए जो स्माइल करता है और फिर उस लड़की के साथ वहाँ से चला गया था। रात में जो जैसे ही घर आता है तो सामने मैंग को बैठे हुए देखता है और मैंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? इस पर मैंग बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है और मैं यहाँ पर हो सकता हूँ। अब जो बहुत ही ऊंची आवाज में शाओ को बुलाने लगता है तो मैंग बोलता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं, एक क्लाइंट से मिलने के लिए होटल गई है। जो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मैंग? इतनी रात को वो एक क्लाइंट के साथ होटल गई है, तुम सोच सकते हो कि ये खतरे से खाली नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे बताओ कि वो किस होटल में गई थी। ये बात सुनते हुए मैंग बोलता है कि मुझे पता है कि वो सेफ है और वो कैसी भी है इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ग्रुप में टेक्स्ट कर देगी और अब मैं जा रहा हूँ शॉवर लेने के
के लिए। ये कहते हुए मैंग वहाँ से उठकर रूम की तरफ बढ़ जाता है और जो बोलता है शायद तुम भूल गए हो कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैंग के जाने के बाद जो वो सारे टेक्स्ट पढ़ता है जिसमें सारी ही खबरें दी जा रही थी कि शाओ कैसी है, अब वो क्लाइंट के साथ क्या कर रही है। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि वो क्लाइंट के साथ अकेली रूम में है। ये मैसेज पढ़ते ही जो तो पूरी तरह से ही पागल हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और उसे ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खराब हो रहा था। वो कुछ देर वेट करता है लेकिन जब वो इंतजार नहीं कर पाता तो गुस्से से चीखते हुए बाहर की तरफ जाता है और मैंगो से आवाजें देते हुए बोलता है कि कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। लेकिन जो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बाहर की तरफ चला गया था। जो भागते हुए उस होटल तक पहुँचता है और जैसे ही उसे सामने वो पर्सन दिखाई देता है तो गुस्से से उस पर झपटते हुए बोलता है कि कहाँ पर है वो, बताओ मुझे। इतने में शाओ भी बाहर आती है और उसे बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। जो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। शाओ को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे अचानक से हो क्या गया और वो शॉक होते हुए बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। जो फिर से उसी पर्सन की तरफ बढ़ता है तो शाओ बोलती है रुक जाओ, उसे जाने दो। और वो पर्सन बोलता है तुम बिल्कुल पागल हो, पता नहीं मेरा पाला किस से पड़ गया। और ये बोलते हुए वो पर्सन फौरन ही वहाँ से भाग गया था। और फिर शाओ बताने लगी थी कि वो एक स्पा में थी और यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी ताकि वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सके। पर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से, तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते हो। ये बात सुनते हुए जो चीखते हुए बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, बल्कि तुम लाइक करती हो मैंग को, ये बात तुमने बोली। तो ये बात सुनते हुए शाओ चीखते हुए बोलती है कि तुमने ही तो कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम चाहते थे कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तो फिर मुझे जो सही लगा मैंने वो कर लिया। अब जो बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है और उसके बाद मैं कन्फेस करने वाला था तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स। लेकिन हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर जो जैसे ही उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है तो वो बोलती है मैं समझ गई, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए वो गाड़ी से उतरकर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शाओ बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम पागल हो गए हो, तुम सीधी तरह से बात नहीं कर सकते थे क्या। और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है जब वो भी उसके पीछे जाते हुए उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसे किस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही शाओ जो के साथ अपने फ्रेंड न्यान से मिलने के लिए कैफे में जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। ये बात सुनते हुए अभी तक शाओ तो शॉक ही थी जब जो उसका हाथ पीछे झटके हुए बोलता है तुम पागल हो गया, मैं हूँ ना इसके पास। अब न्यान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने डेटिंग ऐप में इसकी पिक्चर यूज की थी किसी को सेड्यूस करने के लिए और इसको ये पसंद भी आ गई। अब प्लीज मेरी जगह पर उससे जाकर मिल लो ना, बाद में उसे सारा सच बता देना। जो शाओ का हाथ पकड़ लेता है तो तभी न्यान उनके सामने हाथ जोड़ती है और शाओ उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों रेडी बैठे होते हैं क्योंकि वो पर्सन मिलने आने वाला था। और न्यान बात करते हुए बोलती है कि बाद में उसे सारा सच बता देना और सब कुछ समझा भी देना। इस पर शाओ बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही देर में वो पर्सन वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ गया था और शाओ बोलती है कि अच्छा आप ज्यादा बात मत करना, मुझे सब संभालने दो और देखने दो कि वो है कैसा। वो पर्सन शाओ के सामने आकर बैठता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये बात सुनते हुए न्यान बोलती है देखा ये कितना ज्यादा अच्छा है, पहली बार में ही गिफ्ट ले आया। शाओ सर हाँ में हिलाते हुए उसे बोलती है कि हाँ बताओ कहाँ है गिफ्ट। इस पर वो पर्सन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और फिर बुरे से एक्सप्रेशंस देते हुए शाओ से बोलता है कि मैं लाना भूल गया, लेकिन अगली बार मैं पक्का ले आऊंगा। तो शाओ बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो और तुमने कोई गिफ्ट लिया ही नहीं, शायद इसलिए कि तुम जानते हो कि मैं गरीब हूँ और मैं तुम्हें कोई भी अच्छी चीज नहीं दे सकती हूँ इसीलिए। ये बात सुनते हुए वो पर्सन बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें जापानीज खाना खिला सकता हूँ। ये बात सुनते हुए शाओ बोलती है ओह तो पास ही जापानीज रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ पर चलते हैं, मुझे खाना खिलाओ, वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी। अब ये बात सुनते हुए वो पर्सन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं जापानीज फूड रहने दो, वो वैसे भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हें मालदीव्स का खाना खिलाऊंगा। तो शाओ बोलती है अरे मालदीव्स का खाना तो बहुत महंगा होता है, तुम इतना खर्चा करोगे, चलो हम कुछ मंगवा लेते हैं। अब वो ऑर्डर देने ही वाली होती है कि वो पर्सन उसे फिर से रोकते हुए बोलता है कि अभी रुक जाओ और फिर से एक नया बहाना बनाने लगता है। तो शाओ बोलती है कि तुम्हें मुझे कुछ खिलाना है भी या सिर्फ ड्रामे ही करने हैं यहाँ बैठकर। अब वो पर्सन बोलता है कि देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तुमने बोला था कि तुम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगी, तो अगर तुम इन्वेस्टमेंट दे दो तो। अब वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि शाओ बोलती है बस मैंने तुमसे बोला था कि मैं इन्वेस्टमेंट
दूंगी। ऐसा क्या? वो पर्सन जल्दी से हाँ बोलता है तो श्याओ गुस्से से अपने फ्रेंड न्यान की तरफ देखती है तो न्यान फेक स्माइल देती है। अब श्याओ उस पर्सन से बोलती है कि तुम जरा मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए अपने फ्रेंड से बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम पागल हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है और किसी चीज से नहीं, और तुम उसके प्यार में पागल हो गई। ये बात सुनते हुए न्यान बोलती है कि मुझे क्या पता था, उसने पहले तो ऐसी कोई भी बात नहीं की। लेकिन फिर न्यान हंसते हुए बोलती है कि बेशक उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो मेरी केयर तो करता है ना। तो श्याओ उसे समझाने लगती है कि जो इंसान तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ना उठा सका हो उसके लिए तुम कब तक वेट करोगी? किसी ऐसे पर्सन पर अपनी फीलिंग जाया करना एक बेवकूफी के सिवा और कुछ भी नहीं। श्याओ के न्यान को समझाने पर वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे साथ सिंसियर हो। तो श्याओ बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी साबित कर देती हूँ कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है या फिर उसे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। और फिर दोबारा से उसी पर्सन के पास जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी लेकिन मुझे बताओ कि उसमें से मेरा शेयर कितना होगा। ये बात सुनते हुए वो पर्सन बोलता है कि वो सारा बिजनेस तो मेरा होगा ना, तुम्हें उसमें से शेयर क्यों चाहिए? अब ये बात सुनते हुए न्यान को अंदाजा हो गया था कि वो पर्सन उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही हथियाना चाहता है, इसीलिए गुस्से में आते हुए वो उसे थप्पड़ मार देती है और फिर श्याओ को चलने का बोलती है। श्याओ भी अपने फेस पर एक स्माइल लाते हुए उसके साथ वहाँ से चली गई थी। वो पर्सन उनको रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन अब वो उनको किस मुँह से रोकता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जो की अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और एक पर्सन ज़ेंग उसको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और श्याओ सोचती है कि ये मेरा एक्स है और यहाँ पर मेरे ऑफिस में सिर्फ ये दिखाने के लिए आया है कि ये मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं इसकी दाल नहीं गलने दूंगी और प्लान बनाने लगती है कि वो उसको हैंडल कैसे करे। इतने में ज़ेंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके सामने भी खुद को सुपीरियर शो करने की कोशिश करने लगा है। तो श्याओ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन से उसे ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो गलत है, लेकिन वो पर्सन ज़ेंग तो मानने वालों में से था ही नहीं। अब उसे जान छुड़ाने के लिए श्याओ बोलती है कि मेरे फादर यहाँ पर मुझे पे करने के लिए आए हैं, मैं उन्हें मिलवाती हूँ तुमसे। वैसे भी तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, पहले के जैसे ही हो। और वहीं पर एंट्री होती है ज़ो की, जिसके बाद वो दोनों ही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर श्याओ घर में बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि वो ज़ेंग को कैसे फेस करेगी। और फिर अचानक से ज़ो के फेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम्हें बस कल ऑफिस में मेरे डैड बनकर जाना होगा ताकि वहाँ पर सब कुछ संभाल लो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ज़ेंग जैसे ही ज़ो को देखता है तो उसे बोलता है, इतने यंग फादर, तुम मुझे यंग क्यों लग रहे हो? तो ज़ो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है, तुम भी खाया पिया करो, इतने पतले हो तो तुम्हें मैं यंग ही लगूंगा ना, तुम तो अपनी एज से बहुत छोटे लग रहे हो, जैसे कि बहुत ज्यादा कमजोर हो और अभी हवा से भी उड़ जाओगे। मैं अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखता हूँ इसीलिए इतना ज्यादा यंग हूँ मैं। इतने में एक कोलीग वहाँ पर आते हुए श्याओ से कहती है कि शेन चेन ने बेबी को बर्थ दी है तो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं उससे मिलने के लिए। और ज़ेंग इस पर भी लेडीज का मजाक उड़ाने लगता है कि औरतें तो बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं। तो ज़ो बोलता है कि तुम दोनों जाओ और अपनी फ्रेंड से जाकर मिल कर आओ और उसको गिफ्ट भी देकर आना। और उसके साथ ही वो कुछ गिफ्ट भी रेडी करवाता है जो कि श्याओ अपनी फ्रेंड से मिलने जाते हुए लेकर जाए। और ज़ेंग को फील होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी श्याओ के फादर के सामने ये सारी बातें बोलकर। शाम में श्याओ मैंग से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो प्रे कर रहा था और वो बोलता है कि प्लीज गॉड श्याओ किसी और से शादी नहीं कर सकती। और फिर अपना वॉलेट निकालते हुए बोलता है कि वो मेरे भाई से शादी ना करे, उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा डोनेशन देनी होगी। मैंग की सारी बातें सुनते हुए श्याओ को हंसी आ जाती है तो मैंग उसको देखते हुए बोलता है, क्या तुमने फैसला कर लिया मेरे भाई से शादी करने का? तुम इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकती हो? बेशक वो एक सक्सेसफुल पर्सन है और उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, एक ब्राइट फ्यूचर भी, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएटर है। श्याओ फ्लैशबैक को याद करती है कि जब एक जगह पर वो सैर करने के लिए गई थी और वहीं पर ज़ो को उसे लड़की के साथ देखती है जिसके साथ उसने फर्स्ट टाइम देखा था। वो लड़की उसे कोई रिलेशन की बात करती है तो इस पर ज़ो उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि अपना दिमाग ठीक रखो और उसका हाथ बर्फ पर रख देता है। तो वो लड़की गुस्सा होते हुए वहाँ से चली गई थी। श्याओ ये देखकर हंसती है और फिर हम प्रेजेंट में उसे मैंग के साथ वॉक करते हुए देखते हैं। मैंग बोलता है कि तुम्हें उसमें ऐसा भी क्या पसंद आ गया? वो तुमसे एज में कितना ज्यादा बड़ा है, तुम ये भी तो सोचो। वो तुम्हारी वैसे केयर भी नहीं कर सकता कि जैसे मैं कर सकता हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? उसे आम इंसानों की तरह बात करनी भी नहीं आती। ये बात सुनते हुए श्याओ उसे बताने लगी थी कि उसे आखिर ज़ो में अच्छा क्या लगा और फिर वो ज़ो की सारी एफर्ट्स
एफर्ट्स को याद करती है कि शाओ को खुश करने के लिए उसने कितने ज्यादा एफर्ट्स की। शाओ के फ्रेंड्स के सामने डांस किया, शाओ को एम्बेरस होने से बचाया और पता नहीं क्या क्या, और शाओ को बुरा न लगे इसलिए उसकी सारी फ्रेंड्स को गिफ्ट्स भी दिए। अब शाओ बोलती है कि उसकी इतनी एफर्ट्स के बाद मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें उसे मुझसे बेहतर जानना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा जानती हूँ और मैं उसे भी तुमसे ज्यादा जानती हूँ, और तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें वो मिलेगी जो कि तुमसे बिलोंग करती होगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब वो उसे जाते हुए देखता है और सोचने लगा था कि शायद सच में मेरे लिए कोई और लिखी हो, तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम शाओ को उसके घर पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपना वेडिंग ड्रेस प्लान कर रही थी। लेकिन वो जो भी काम करती है तो उसकी मदर और उसकी आंट उसे रोकते हुए बोलती है कि ऐसा मत करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तो शाओ बोलती है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं कि जैसे शादी नहीं होने वाली, बल्कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। जब मैं जो की गर्लफ्रेंड थी तब उसे मेरे किसी काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्यों होगी? आप लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन शाओ की मदर को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आती और उनको ऐसा ही लग रहा था कि शाओ बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जिसके बाद शाओ जो से मिलते हुए बोलती है कि क्या मैं ये सारे कंसर्न्स शो करूं? तो जो बोलता है कि तुम्हें मेरी मदर की सारी बातें माननी होगी, और फिर उसे लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मदर शाओ को देखकर गुस्से में आ गई थी और फिर वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव भी करती है और शाओ से बोलती है कि तुमने इतना ज्यादा महंगा वेडिंग ड्रेस क्यों लिया? शाओ तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही जो की मोम उठकर रूम की तरफ जाती है तो शाओ बोलती है मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। शादी के बाद तो तुम्हारी मदर मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगी, मेरी मदर ने मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन इतने में जो की मदर कुछ ज्वेलरी और गोल्ड लेकर वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही पसंद किया है, देखो तुम्हें कैसा लगा। और शाओ तो ये देखकर हैरान ही रह गई थी और जो जाकर फिर अलमारी खोलते हुए बोलता है कि जरा देखो, शादी के इतने सालों के बाद भी मेरी मदर को कुछ भी नहीं आता है, तो तुम्हें कैसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस करेंगी, या फिर तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत है? तो शाओ अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखते हुए बोलती है आपने मुझे अच्छे से वेलकम नहीं किया। तो वो जल्दी से सॉरी करते हुए बोलती है तुम इतने अचानक आ गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे बिहेव करूं। जिसके बाद वो शाओ को कुछ गिफ्ट भी देती है और शाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसकी मदर इन लॉ से हग कर लेती है। जिसके बाद शाओ बोलती है कि शादी में सिर्फ एक अच्छा इंसान ढूंढना जरूरी नहीं, बल्कि एक अच्छी फैमिली होना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अगर एक परफेक्ट फैमिली आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहे।